100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है अजीत यादव हो गए, शिवम चौरसिया हो गए, इसके अलावा अभिषेक विश्वकर्मा हो गए, इसके अलावा अन्य कैंडिडेट जिन्होंने भी टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है लगभग बहुत सारे बच्चों ने जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर क्वेश्चन भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव डिटेल्ड, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ना संघ की कार्यपालिका का विवरण जो आपका दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ना ये आपका संघ की कार्यपालिका का विवरण जो आपका दिया गया। और अनुच्छेद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है ना ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो भाग 5 किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका में आपके कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना इनमें आपके जो वो शामिल होते हैं। और इनके कार्य के बारे में एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है ना ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना और प्रशासन चलाना, ये जो इनका मुख्य कार्य होता है। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है अगर ये आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है ये आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत का वास्तविक यानी रियल कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के साथ। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, तो अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत जो है ये आपका लोकसभा के प्रति जो है ना ये आपके जवाबदेह होते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपका किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 76 में जो आपका किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत जो है ना मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। और इनके कार्यकाल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद जो आपका धारण करते हैं, यानी उन्हें किसी भी समय जो है ना आपका हटाया जा सकता है। और भूमिका की बात कर ले तो देखिए महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार और मुख्य वकील भी होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है ना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये सबसे कम है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2011 के सेंसस से आपके हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जो है ना सेंसस के क्वेश्चन भी जो आपको करवा दूंगा, तो आप सेंसस के क्वेश्चन भी जो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है ना यानी जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये होता है ना कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसे आपका जनसंख्या घनत्व जो आपका कहा जाता है। और यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया था, तो ये आपका विलय किया था। तो ये आपका जे आउटरम की रिपोर्ट जिसमें अवध के कुशासन की बात जो आपका कहा गया था। चेरी का उदाहरण डलहौजी ने किस रियासत के लिए आपका दिया था, तो ये आपका अवध के लिए ही आपका दिया गया था। ये जो आपका डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि आपका चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये जो आपका डलहौजी के द्वारा ही जो आपका कहा गया था अवध के लिए। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विलय के बाद वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था, तो ये आपका कलकत्ता में जो है आपका निर्वासित किया गया था। अवध के विलय के बाद वहाँ का पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन बना था, तो ये आपका जेम्स आउटरम जो ये आपका पहला कमिश्नर जो आपका बना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय नाम और राज्य का सही मिलान है, यानी मैच द फॉलोइंग से जो आपका पूछा गया था कि कौन सा आपका सही मिलान जो आपका किया गया तटीय नाम से। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उटकल तट की बात कर ले तो ये आपका महानदी डेल्टा के उत्तर में उड़ीसा के तट को जो है आपका कहा जाता है
कोरोमंडल तट की बात कर लेते हैं आपका आंध्र प्रदेश और मतलब कि आंशिक रूप से आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को जो आपका कहा जाता है। कोंकण तट की बात कर लेते हैं आपका महाराष्ट्र और गोवा के तट को जो आपका कहा जाता है। मालाबार तट की बात कर लेते हैं आपका केरल के तट को जो आपका कहा जाता है। यानी इसमें सबसे जो मतलब कि मैचिंग कौन सा किया गया तो कोरोमंडल तट में जो है ये आपका मतलब कि केरल दिया गया था, जो कि आपका गलत है, मैंने आपको पहले ही बताया। कोंकण तट में आपका तमिलनाडु दिया गया, जो भी कि आपका गलत है। मालाबार तट आपका महाराष्ट्र, ये भी आपका गलत है। उत्कल तट उड़ीसा के मतलब कि उड़ीसा के तट को ही जो आपका उत्कल तट जो आपका कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो वो सही मैचिंग जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि भारत के पूर्वी तट यानी ईस्ट कोस्ट के उत्तरी भाग को किस नाम से आपका जाना जाता है, तो इसे जो आपका उत्तरी सरकार तट यानी नॉर्थर्न कर्सर से या फिर उत्कल तट के नाम से जो आपका जाना जाता है। वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण तट को किन राज्यों में आपका फैला हुआ है, तो ये आपका महाराष्ट्र और गोवा में जो आपका फैला हुआ है। भारत का कौन सा तटीय मैदान कोरोमंडल जो आपका कहलाता है, तो ये आपका तमिलनाडु का तटीय मैदान जो आपका कहलाता है। मालाबार तट आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल में स्थित है। पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो इसे आपका मालाबार तट जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर जो है ना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं बता दूं ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था। ऑप्शन में आपके तीन नाम जो आपके दिए गए थे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, उसमें आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 12 जून 1905 को जो है ये आपका मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन उनके सहयोगी जो है ये आपके जीके देवधर, एवी पटवर्धन और आपके एन.ए. द्रविड़ जो है आपके शामिल थे। तो यही तीनों का नाम आपका दिया गया था। तो ये तीनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपका जीके देवधर आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर आपका किया गया था, तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में जो आपका किया गया था। और किस उद्देश्य से आपका किया गया था, तो ये विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना, राष्ट्र की सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और सामाजिक व मानवीय विकास को जो आपका बढ़ावा देना, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य था। और महत्व की बात कर लो तो ये आपका भारत का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था, जिसने खुद को वंचितों, आदिवासियों और अकाल राहत के लिए भी जो आपका समर्पित किया था। इसके अलावा इस संस्था की पत्रिका का जो नाम था ना, ये आपका द हितवाद था, जो कि आपका 1911 में जो है ये आपका नागपुर से जो आपका प्रकाशित हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है आपके कौन रहे थे, तो ये आपके एम.जी. रनाडे रहे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने किस सोसाइटी को छोड़कर जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो ये आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़कर जो है ना ये आपका 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर करंट अफेयर्स कब से कब तक आ रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना, ये आपके मार्च 2025 से जो है आपके मार्च 2026 तक, यानी 1 साल का आपका जो करंट अफेयर्स जो है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन जो है ना, ये आपका 12 से 13 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका एक्सपो सिटी दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो है आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका 2 दिवसीय सम्मेलन में 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं सहित वैश्विक नेताओं ने भी जो है इसमें जो आपका भाग लिया था। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आपका क्या रहा था, तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ये आपका दुनिया के सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे कि संघर्ष, असमानता और पर्यावरणीय मुद्दों को समाधान खोजने के लिए जो है एक मंच जो आपका प्रदान करना था। और इसका आपका थीम क्या रहता, तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो आपका थीम है ना, ये आपका 1 प्लेनेट 1 वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस रहा था, यानी एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेम और शांति जो है इसका आपका मुख्य विषय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य
अनुदैर्ध्य घाटी यानी आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली को जो है ना, ये कौन सी है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शिवालिक हिमालय जिसे आपका बाह्य हिमालय भी आपका कहा जाता है और लघु हिमालय जिसे आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है, इनके मध्य स्थित जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी अनुदैर्ध्य घाटियों को जो है ना, ये आपका दून या फिर दून घाटियां जो ये आपका कहा जाता है। तो दून ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में आपका क्या है, अंडमान और निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओवरऑल भी अगर बात कर लेना तो ओवरऑल में तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर आपका यूटी के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया था, जो कि आपका अंडमान और निकोबार का है। अंडमान और निकोबार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। तो अंडमान और निकोबार ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश या फिर ओवरऑल आपका कौन सा है, तो ये आपका दिल्ली है। दिल्ली का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहां का जो जनसंख्या घनत्व आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना सबसे कम जनसंख्या, तो ये आपका लक्षद्वीप में है। मात्र आपका 64,429 लोग ही थे उस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य है। बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बुद्ध की चित्रकला यानी भित्ति चित्र से संबंधित मुख्य गुफा कौन सी है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की चित्रकला यानी मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध जो आपका अजंता की गुफाएं है ना, ये आपका जो वो मतलब कि जाना जाता है। और ये जो आपका औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और ये गुफाएं पूर्णतः जो है ना आपका बौद्ध धर्म से जो आपका संबंधित है, जिनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को भी जो आपका दर्शाया गया है। तो ऑप्शन में आपका अजंता की गुफा आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी अजंता की गुफा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि अजंता की गुफाएं की खोज कब और किसके द्वारा आपका किया गया था, तो आपका वर्ष 1819 में जो है जॉन स्मिथ के द्वारा जो आपका किया गया था। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर आपका स्थित है, तो ये आपका बागोरा नदी के तट पर जो है आपका स्थित है। मरनासन्न राजकुमारी यानी डाइंग प्रिंसेस का चित्र जो है किस गुफा में आपका मिला है, तो ये आपका गुफा संख्या 16 में जो आपका मिला है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये आपका कब शामिल किया गया था, तो इसे आपका वर्ष 1983 में जो आपका शामिल किया गया था। भिक्षा मांगते बुद्ध का जो चित्र है ये किस गुफा संख्या में है, तो आपका गुफा संख्या 17 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रमुख परिणाम क्या रहा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1765 से 1772 के बीच जो है ना ये आपका द्वैध शासन जो आपका लागू हुआ था। और इसका जो मुख्य परिणाम है ये आपका उत्तरदायित्व रहित अधिकार कंपनी के पास था। और जो आपका अधिकार रहित जो उत्तरदायित्व था ना ये आपका नवाब के पास था, जिससे भीषण आर्थिक शोषण, अराजकता और 1770 का भयंकर बंगाल अकाल भी जो ये आपका हुआ था। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि बंगाल में द्वैध शासन का जो प्रमुख परिणाम है ये आपका क्या रहा था, यानी कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जो आपका द्वैध शासन 1765 से 1772 तक आपका इस दौरान जो है ना ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है ये आपका दीवानी कहने का मतलब कि राजस्व संग्रह हो गया। और दीवानी न्याय के पूर्ण अधिकार जो है ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। जबकि जो आपका निजामत कहने का मतलब कि जो आपके प्रशासन हो गया, पुलिस और आपराधिक न्याय की जो जिम्मेदारी है ना ये आपका मतलब कि नवाब के पास था। तो ये किस विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे की शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो आपका किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो ये आपका 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो आपका समाप्त किया गया था। उत्तरदायित्व रहित अधिकार किस शासन व्यवस्था की विशेषता थी, तो ये आपका बंगाल में द्वैध शासन की आपका विशेषता था।
किस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आपका मिला था? तो 1765 में जो आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था, इसी संधि के तहत जो है इन तीनों का जो दीवानी है ये आपका मिला था कंपनी को। बंगाल का भयंकर अकाल कब पड़ा, जिसके लिए द्वैध शासन को जिम्मेदार जो आपका माना जाता है? तो आपका 1770 में जो आपका बंगाल में जो ये आपका भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि 1857 के विद्रोह के पूर्व किस गवर्नर जनरल ने कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 1857 के विद्रोह से ठीक पहले जो है ना डलहौजी ने 1856 में जो है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है आपका विलय किया था। तो डलहौजी किस ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि 1856 में जब आपका अवध का विलय हुआ तब अवध का नवाब कौन था? तो ये आपका वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने किस रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध का क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को पूर्व में क्या कहा जाता है? देखिए पूर्व में जो है ना ये आपका द्वार जो है आपका कहा जाता है। देहरादून किस प्रकार की स्थलाकृति का आपका उदाहरण है? तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली यानी अनुदैर्घ्य घाटी का जो ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा शिवालिक के दक्षिण में पाए जाने वाले समतल मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका भाबर जो आपका कहा जाता है। लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान यानी उत्तराखंड को क्या कहते हैं? तो इसे जो आपका बुग्याल जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा शिवालिक का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से आपका हुआ है? तो ये जो आपका कॉन्ग्लोमेरेट बालू और कंकड़ से जो है इसका निर्माण जो ये आपका हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था। तो ये पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो ऑप्शन सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ना नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम आपका क्या है तो ये आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता है, इनको अप्रैल मई 2025 में जो है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो आपका नियुक्त किया गया और इनकी जो कार्यकाल है ये आपका नियुक्ति से 3 साल के लिए जो ये आपका चुना गया है। और विशेषता की बात कर ले तो देखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता ने जो है ना डॉक्टर माइकल पात्रा का जो ये आपका स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जो ये आपका समाप्त हो गया था। और पृष्ठभूमि की बात कर ले तो ये पदभार संभालने से पहले जो है ना डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की जो है महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी जो आपका रही थी। और वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास अर्थशास्त्र की भी जो है ये आपका विशेषज्ञ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। महत्व की बात करें तो वो आरबीआई की मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और अनुसंधान पहलों की देखरेख भी जो आपका करेगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता ऑप्शन में आपका दिया गया था, जो कि आपका ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक में आपके कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो एक आपका गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं ना ये आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं। और किस अधिनियम के अनुसार? तो आपका आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार जो है ये आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपके शक्तिकांत दास हैं। भारत सरकार द्वारा आरबीआई डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति किसके परामर्श से आपका किया जाता है? तो ये आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा आरबीआई गवर्नर की सलाह पर जो आपका किया जाता है। मई 2026 में टीवी रविशंकर का स्थान पर कौन आपके नियुक्त हुए हैं? तो देखिए मई 2026 में अगर आपसे पूछा जाना हालिया अपडेट के अकॉर्डिंग तो टीवी रविशंकर के स्थान पर जो है ना ये रोहित जैन को जो आपका नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 से प्रभावी राजेश्वर राय की जगह किस डिप्टी गवर्नर जो है आपका नियुक्त किया गया है? तो अक्टूबर 2025 यानी सितंबर 2025 या फिर अक्टूबर 2025 में अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है ये किसे आपका नियुक्त किया गया है? तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि डॉक्टर पूनम गुप्ता से पहले आरबीआई में पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो ये आपका केजे उदेसी थी, जो कि आपका 2003 में आपका नियुक्त की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका आरबीआई के गवर्नर जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो आपके अध्यक्ष होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि हाल ही में वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया है, वो किस राजनीतिक दल से आपके संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम जो है ना कि आपका वैल्य कथुम
सक्राचुत्तनंदन होता है, जो कि आपके केरल के जो है आपके पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के जो है आपके दिग्गज नेता थे, और उन्होंने 2006 से 2011 तक जो है ना केरल के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपका कार्य किया था। और ये जो आपका CPI-M के संस्थापक सदस्यों में से भी जो है आपके एक माने जाते हैं, और केरल की राजनीतिक में उन्हें आपका पीपुल्स लीडर यानी जनता का नेता भी जो है आपका माना जाता है। और इनका निधन जो आपका जुलाई 2025 में जो है ना 101 वर्ष की आयु में जो इनका आपका निधन जो ये आपका हो गया है। तो ये आपका CPI-M ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि राष्ट्रीय बीज नीति यानी नेशनल सीड पॉलिसी भारत में किस वर्ष आपका शुरू हुआ था या फिर लागू किया गया था, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में राष्ट्रीय बीज नीति को जो है ना ये आपका वर्ष 2002 में जो ये आपका मतलब कि शुरू किया गया था।